नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके आर्ट पे स्वागत करता हूं। छात्रों, मैं आपको बता दूं कि जो हम ब्लड लेसन पढ़ रहे थे, उस ब्लड लेसन से संबंधित इसके पहले जो 2 वीडियो मैंने डाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, उस दोनों वीडियो को यदि आप देख लेंगे तो उस दोनों वीडियो के बाद आज जो मेरा अगला प्रोसेस होगा उसमें हम आरबीसी से आगे की पढ़ाई करेंगे। यानी ब्लड का जो कंपोनेंट होता है, 3 प्रकार के जो उसमें पार्ट्स पाए जाते हैं, एक डब्ल्यूबीसी, एक आरबीसी और एक प्लेटलेट्स। तो उसमें हम लोगों ने आरबीसी के बारे में पिछले क्लास में जाना था और उसके पिछले क्लास में जब हम पार्ट 1 पढ़े थे तो उसमें मैंने प्लाज्मा के बारे में बताया था। तो आप इस दोनों वीडियो को देखकर इस लेसन को पूरी तरह से कंठस्थ करें, क्योंकि आपके एग्जाम में बायोलॉजी वाले सेक्शन से अगर सबसे ज़्यादा किसी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपका टॉपिक है ब्लड, जहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इसका पहला और दूसरा पार्ट बनाकर डाला हुआ है। आज मेरा ये तीसरा पार्ट जाएगा जिसमें हम आरबीसी से आगे पढ़ेंगे। जो छात्र मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार होंगे, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, उन छात्रों से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस चैप्टर को मजबूती प्रदान करने के लिए इसके पहले के बनाए गए दोनों वीडियो को ज़रूर देख लें। तो हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था, लेकिन उस आरबीसी से एक और छोटा सा पार्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो पार्ट है वो पार्ट है कि आरबीसी की कमी होने से या ब्लड में आरबीसी की वृद्धि होने से क्या कोई बीमारी होती है। तो आइए थोड़ा सा इसको जानें कि आरबीसी की कमी से या वृद्धि से कौन सी बीमारी हो सकती है, और उसके बाद हम सीधे आते हैं ब्लड के दूसरे पार्टिकल्स डब्ल्यूबीसी की तरफ। तो पहले हम जान लें आरबीसी से होने वाली बीमारियां, यानी डिजीज ऑफ आरबीसी, आरबीसी से होने वाली बीमारियां। आरबीसी की कमी से बीमारी हो सकती है और आरबीसी की अधिकता से भी बीमारी हो सकती है, दोनों कारणों से हो सकता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यदि आरबीसी की मात्रा ब्लड में डिक्रीज कर गया, कम हो गया, यदि कम हो गया तो ऐसी स्थिति में जो बीमारी होता है, इस बीमारी को हम कहते हैं एनीमिया। इस बीमारी को क्या नाम देते हैं? एनीमिया। और एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून की कमी हो जाती है। इस बीमारी में खून की कमी हो जाती है। अब सवाल उठा कि खून की कमी किस प्रकार से हो गई। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लड के अंदर जो 3 प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उन तीनों पार्टिकल्स में, उन तीनों सेल में सबसे ज़्यादा संख्या में कौन होता है? आरबीसी। आरबीसी मिलियन में होता है, प्लेटलेट्स लाख में होता है और डब्ल्यूबीसी 1000 में होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है आरबीसी। और इसलिए कहेंगे कि यदि आरबीसी की मात्रा कम हो गई तो सीधा सा मतलब है ब्लड की कमी हो गई। आरबीसी की मात्रा में कमी हो गई तो फिर ब्लड की मात्रा में कमी हो गई। और याद रखिएगा, ये बीमारी अधिकांशतः उन महिलाओं को ज़्यादा होता है जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौर से गुजरती हैं, क्योंकि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा भी कहीं ना कहीं माँ के खून से ही तैयार होता है। इसलिए उस समय जो है उस महिला में खून की कमी हो जाती है और शायद इसीलिए डॉक्टर उनको 9 महीने तक लगातार आयरन की गोली देते रहते हैं। तो यहाँ पर आरबीसी की मात्रा में कमी होने से बीमारी कौन सी हो गई? एनीमिया, खून की कमी। अब देखिए यहाँ पर, यदि आरबीसी की मात्रा ये बढ़ गया, ये ज़्यादा हो गया, जितना चाहिए उससे अधिक हो गया, तो इस बीमारी को डॉक्टर लोग क्या नाम देते हैं? पॉलीसाइथेमिया। इस बीमारी को कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया जो बीमारी है, इसमें क्या होता है? आरबीसी के सेल काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं ब्लड में, जितने चाहिए उससे अधिक बढ़ जाते हैं। और अगर ज़्यादा मात्रा में ये सेल बढ़ गए तो उस परिस्थिति में सेल टूटना शुरू कर देते हैं। ये आरबीसी के सेल टूटना शुरू करते हैं और ये टूटकर हमारे स्किन के ऊपर ब्लैक स्पॉट छोड़ जाते हैं, यानी काला धब्बा बना देते हैं। तो शरीर पर जो, यानी चमड़े पर जो काला धब्बा बनता है, उसी बीमारी को हम क्या नाम देते हैं? पॉलीसाइथेमिया। चमड़े पर काला धब्बा का बनना, काला धब्बा का बनना, ब्लैक स्पॉट का बनना। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कि आरबीसी की मात्रा ये ज़्यादा होने से इस प्रकार की बीमारी होती है। अब आइए देखते हैं, एक और बीमारी है थैलेसीमा। थैलेसीमा, इस बीमारी के बारे में जान लें हम।
जैसे कहीं कहीं आप देखते होंगे कि कैंप एक लगाया जाता है ब्लड डोनेट करने के लिए, एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति को देने के लिए। और ये वहाँ पर आप जो कैंप देखेंगे इस टाइप की बीमारी को लेकर जो कैंप लगता है उसमें ज़्यादातर बच्चे होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि थैलेसीमा जो बीमारी है यह बच्चों को अधिक होता है, यह बीमारी बच्चों को अधिक होता है। तो इसमें होता क्या है कि आपको पता है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है यानी जीवन काल जो होता है वह आरबीसी का जीवन काल कितना होता है 120 दिन। मैंने बताया था इसके पहली वीडियो में कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। लेकिन जब थैलेसीमा बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में आरबीसी का जीवन काल घटकर 50 से 60 डेज का हो जाता है। ये देखिए सीधे आधा हो जाता है, क्योंकि 120 दिन के बाद आरबीसी के सेल मरते हैं, लेकिन यहां पर 50 से 60 दिन में ही आरबीसी के सेल मर जाएंगे। और आरबीसी चूंकि ब्लड में सबसे अधिक होता है तो खून की हमारी जो मात्रा है वो आरबीसी पर ही डिपेंड करेगा। आरबीसी ज़्यादा तो खून ज़्यादा। और जब ये 50 से 60 दिन में ही मर जाएंगे तो इसका मतलब ऐसे बच्चों में खून की क्या होगी, कमी हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में ऐसे बच्चों को ब्लड डोनेट करने के लिए कैंप लगाया जाता है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार का कोई कैंप देखिएगा तो आपको जो है पता चलेगा कि ये किस बीमारी को लेकर लगाया गया है, थैलेसीमा बीमारी को लेकर लगाया गया है। तो यही 3 प्रकार की बीमारियां जो हैं आरबीसी की कमी के चलते होती है या वृद्धि के चलते होती है। अब आइए हम ब्लड के दूसरे पार्टिकल्स को पढ़ें, डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। अब इस व्हाइट ब्लड सेल के बारे में बहुत चीज़ें आपको जानकारी मिलने वाला है। आज आप पूरी इत्मीनान के साथ, पूरी विश्वास के साथ कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखें और आप देखिए कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे निकलकर आपके सामने आ रहा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक और ब्लड का कंपोनेंट, एक और पार्ट जो ब्लड में पाया जाता है जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि डब्ल्यूबीसी तो ये नाम बहुत फेमस है ही, ये तो हर लोग जानते हैं, लेकिन इस डब्ल्यूबीसी को डॉक्टरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसको डॉक्टरी लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, या फिर हम इसको कहें कि बायोलॉजी के लैंग्वेज में इसका क्या नाम देंगे, तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। अब यहां पर देखेंगे थोड़ा सा, यहां जो आपको ल्यूको दिख रहा है, यहां जो ल्यूको दिख रहा है, इस ल्यूको का मतलब हो गया व्हाइट। इसका मतलब क्या हो गया, व्हाइट। इसका मतलब हो गया व्हाइट। जहां भी आपको ल्यूको मिलेगा या लिम्फो मिलेगा उसका मतलब हम क्या समझेंगे, व्हाइट से समझेंगे। और साइट के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि साइट या साइट्स जहां भी दिखेंगे इसका मतलब होता है सेल। तो एक ऐसा सेल जो व्हाइट कलर का हो, एक ऐसा सेल जो सफेद रंग का हो, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं, या इसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो इसमें आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए इसको देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो इस व्हाइट ब्लड सेल की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और निश्चित रूप से आप सब नाम भी सुने होंगे, जिनका नाम है विलियम एडिसन। विलियम एडिसन ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डब्ल्यूबीसी की खोज की थी। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आरबीसी की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था एंटोनी ल्यूवेनहोक। तो एंटोनी ल्यूवेनहोक ने आरबीसी की खोज की और विलियम एडिसन ने व्हाइट ब्लड सेल की खोज की थी। अब यदि हम बात करें कि ये जो डब्ल्यूबीसी होता है, इस डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, लाइफ स्पेन यानी जीवन काल कितना होता है, तो यदि इसका जीवन काल कहा जाए तो इसका जीवन काल होता है मात्र 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी के जो सेल होते हैं वह 2 से 4 दिन के अंदर मर जाते हैं, यानी इनका जीवन काल होता है मात्र 2 से 4 दिन, जबकि आरबीसी के सेल का जीवन काल होता है 120 दिन। अब रही बात कि जब ये मरते हैं तो मरने के लिए कहाँ जाते हैं, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो याद रखेंगे ये ब्लड में ही मर जाते हैं,
ये जो सेल होते हैं वो ब्लड में ही मर जाते हैं और ब्लड में ही फिर से रीजेनरेट होते हैं, ब्लड में ही फिर से रीजेनरेट हो जाते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? ब्लड में होती है। अब आइए देखते हैं कि यदि हम WBC के बारे में कहें कि मेल और फीमेल में ये कितना होता है, मेल और फीमेल में ये कितना होता है, तो मैंने आपको बताया था इस बात को कि WBC ब्लड का एक ऐसा सेल है जो मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होता है। केवल RBC के सेल में अंतर पाया जाता है जब मेल में अलग होता है संख्या में और फीमेल में अलग होता है संख्या में, यानी दोनों में अंतर केवल RBC के सेल को होता है। व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को लेकर मेल और फीमेल में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेल कहें या फीमेल कहें, दोनों में इसकी संख्या बराबर होती है। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों में बराबर होती है तो कितना होता है, तो आप जानते हैं कि WBC के जो सेल होते हैं वो 1000 में होते हैं, वो 1000 में होते हैं और इनकी संख्या होती है 8000 से 10000, 8000 से 10000 पर 100 ml हीमोग्लोबिन, पर 100 हीमोग्लोबिन, यानी 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के ब्लड में WBC के सेलों की संख्या 8000 से 10000 के बीच होती है, 8000 से 10000 के बीच होती है। अब देखिए, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इस WBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है, अर्थात इसका निर्माण कहाँ होता है। यदि आपसे पूछे कि WBC का निर्माण कहाँ होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस बात को कि ब्लड जो है हमारे हड्डियों के खोखले भाग में बनता है, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। तो ब्लड बोन मैरो में बनता है और उसी ब्लड का सेल है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो जहां ब्लड बनेगा वहीं WBC बनेगा, अर्थात WBC का भी निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो, बोन मैरो। और आपको पता है कि बोन मैरो को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा, इसी को हम कहते हैं अस्थि मज्जा। तो WBC भी अस्थि मज्जा के अंदर बनता है, RBC भी अस्थि मज्जा के अंदर बनता है और प्लेटलेट्स भी अस्थि मज्जा के अंदर ही बनेगा, क्योंकि तीनों ब्लड के ही सेल हैं और चूंकि ब्लड ही वहां बनता है तो निश्चित है कि तीनों के तीनों बोन मैरो में ही बनेंगे। अब जरा आगे की बात सुनिए, यदि हम कहें कि क्या WBC भी एक सेल है, क्या WBC सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है? जैसे मैंने बताया था, RBC जो सेल है वो स्तनधारियों में, मैमल्स के RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये अलग बात है कि दो उसमें अपवाद थे, एक ऊंट और एक लामा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो WBC का सेल होता है उस WBC के सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस इज फाउंड। न्यूक्लियस पाया जाता है। तो WBC जो सेल है उसमें केंद्रक पाया जाता है, इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब देखिए एक और मजे की बात, अगर हम ये कहें कि WBC में अगर न्यूक्लियस पाया जाता है तो WBC के अंदर अगर न्यूक्लियस है तो इसका मतलब है कि WBC ब्रेन सेल है, ब्रेनलेस सेल नहीं है, ब्रेन सेल है, क्योंकि किसी भी सेल का दिमाग उसका न्यूक्लियस ही कहलाता है। और चूंकि इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें केंद्रक होता है, इसलिए हम WBC को ब्रेन सेल कहेंगे, ये दिमाग वाला सेल है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा देखते हैं आगे इसकी बातों को और भी। यदि मैं कहूं कि WBC का साइज कितना होता है, साइज मतलब कितना बड़ा होता है, तो साइज के बारे में तो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ब्लड में सबसे कम मात्रा में WBC के सेल होते हैं और जिसकी मात्रा सबसे कम होगी आकार में वह उतना ही बड़ा होगा, आकार में वह उतना ही बड़ा होगा। यानी कि सबसे बड़ा अगर सेल कोई होता है तो वह कौन सा सेल होता है? WBC होता है। तो हम कहेंगे इट इज द
लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड। ब्लड का, खून का सबसे बड़ा अगर सेल कोई पूछे क्या होता है तो हम क्या बताएंगे, WBC होता है। अब WBC करता क्या है, WBC का यूज क्या है, तो याद रखिएगा WBC के बारे में हम कहेंगे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी समझते हैं ना, इम्यूनिटी मतलब हो गया रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। जैसे अभी आप सुन रहे हैं बहुत ज्यादा चर्चा में है कोरोना, तो कोरोना के बारे में ये कहा जाता है कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगा, वैसे लोगों को कोरोना का डर नहीं है, वैसे लोगों को संक्रमण नहीं हो पाएगा। यदि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो कोरोना जैसे वायरस के लिए लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं WBC। तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में अगर किसी बाहरी पार्टिकल्स के द्वारा कोई बीमारी उत्पन्न किया जाता है, जैसे ये बीमारी हम कहें तो बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, प्रोटोजोआ से हो सकता है, फंगी से हो सकता है, तो किसी भी टाइप का जो है अगर कोई हार्मफुल चीज हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई प्रोटोजोआ हो, अगर ये प्रवेश कर जाता है तो उस परिस्थिति में ये WBC के जो सेल्स होते हैं, WBC जो सेल होते हैं वो उस बैक्टीरिया से या वायरस से फाइट करते हैं। और यदि WBC के सेल मजबूत पड़ गए तो उस बीमारी को आपके शरीर को छोड़कर भागना पड़ेगा, उसको छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, WBC के सेल बहुत कम है या ये कमजोर है, वीक है, तो उस परिस्थिति में आपका इम्यूनिटी बेहतर नहीं रहेगा, तो कोई भी बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि WBC हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है, यह बीमारियों से लड़ने में हमें मदद कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि कंपटीशन में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है WBC को लेकर कि आर्म्स ऑफ द बॉडी किसे कहते हैं, आर्म्स ऑफ द बॉडी। इसका मतलब यह हो गया कि शरीर के सैनिक कौन कहे जाते हैं, शरीर के सैनिक ये कौन कहे जाते हैं, WBC। बॉडीगार्ड सेल, बॉडीगार्ड, अंग रक्षक सेल, अंग रक्षक सेल, अंग रक्षक कोशिका, तो ये इसको इस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि WBC हमारे बॉडी को बचाने का काम करता है या रोगों से लड़ता है, तो इसको हम यह भी कह सकते हैं कि फाइटर सेल, या फाइटर सेल है, फाइट करता है, इसको हम फाइटर सेल भी कहेंगे, यानी यह दुश्मनों से मुकाबला करता है। तो ये तो WBC के बारे में कुछ बेसिक आपको नॉलेज हमने दिया कि WBC में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आइए थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ें और अब देखते हैं कि ये WBC कितने टाइप का होता है। तो WBC दो टाइप का होता है, WBC दो टाइप का होता है। एक जो टाइप होता है इसको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं एग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट्स। अब यहां पर देखेंगे कि इस दोनों का मतलब क्या हो गया। तो WBC जो दो टाइप का होता है उसमें एक होता है कणिका में, यानी कणों के आकार में, और एक होता है अकणिका में, अकणिका में। एक हो गया कणिका में जो कणों के रूप में रहते हैं और एक हो गया अकणिका में जो कणों के रूप में नहीं होते हैं। तो यही दो टाइप का WBC होता है। अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं जो कणिका में है ये तीन टाइप का होता है, ये तीन टाइप का होता है। और ये तीन टाइप का कौन कौन होता है आइए उसको हम देखते हैं। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स। ये तीन टाइप के
WBC हो गए जो कणिका में होते हैं, जो कणों के रूप में होते हैं। बाकी जो है अकणिका में यह दो टाइप का होता है। और इसमें कौन कौन सा होता है? तो इसमें होता है मोनोसाइट्स और एक होता है लिम्फोसाइट्स। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो WBC दो टाइप का हुआ, एक कणिका में और एक हो गया अकणिका में। इस बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कणिका में होता है वह तीन टाइप का होता है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और ईसिनोफिल्स, जबकि अकणिका में दो टाइप के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? डायरेक्ट यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये जो मैंने लिखवाया है यहाँ पर 5 टाइप WBC का, जो 2 टाइप से जो 5 कैटेगरी बना, यहीं से आपके 4 क्वेश्चन कंपटीशन में बनेंगे और एकदम डायरेक्ट इन्हीं वर्ड से बन जाएंगे। कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दें कि हमारे WBC में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है, हमारे WBC में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ईसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स? तो याद रखिएगा सबसे अधिक मात्रा में होता है न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स होता है, ये होता है मैक्सिमम, ये होता है मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछे कि WBC में सबसे कम मात्रा में कौन होता है, सबसे कम मात्रा में कौन होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? बेसोफिल्स। सबसे कम मात्रा में कौन होता है? बेसोफिल्स। ये होता है मिनिमम, ये होता है मिनिमम, सबसे कम। ये सबसे ज़्यादा होता है, ये सबसे कम होता है। अब देखिए आगे, चूंकि मैंने बताया था कि WBC सबसे लार्जेस्ट सेल है, लेकिन अगर मैं कहूं कि WBC के अंदर इतने सारे जो पार्ट मिले, जो 3 कणिका में होते हैं और 2 अकणिका में होते हैं जिसमें कण नहीं होते हैं, तो इन 5 में से सबसे ज्यादा बड़ा कौन होता है? सबसे ज्यादा बड़ा कौन होता है? यहां तो मैंने लिखवाया कि न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा है ना, और ये सबसे कम, ये सबसे कम। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि सबसे बड़ा कौन होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स, इसके बारे में क्या लिखेंगे? ये होता है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा। और यदि यही क्वेश्चन पूछे कि WBC के में कणों में सबसे छोटा कौन होता है, तो सबसे छोटा कौन सा होता है? लिम्फोसाइट, सबसे छोटा, ये होता है स्मॉलेस्ट, ये होता है स्मॉलेस्ट, ये सबसे बड़ा और ये हुआ सबसे छोटा, ये हुआ सबसे छोटा। चलिए, तो इतनी बात तो हम समझ गए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे अधिक कौन होता है और सबसे कम कौन होता है। लेकिन WBC जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे शरीर को एक ताकत देता है बीमारियों से लड़ने के लिए। अब इसमें जो ये कण हैं, ये कणिका में 3 प्रकार के कण हो गए, ये अकणिका में होते हैं 2 प्रकार के। इन 5 का वर्क क्या है, किस प्रकार से हमारे शरीर की इम्यूनिटी को ये बढ़ाने का काम करते हैं और किन किन रोगों से इसमें से कौन लड़ने का काम करता है, इनमें से किस किस से कौन लड़ता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बेसोफिल्स, ये बेसोफिल्स जो हैं ये एलर्जी से हमारे शरीर को बचाता है। एलर्जी से हमारे शरीर को बचाता है। अब देखिए, ये जो बेसोफिल्स हैं ये एलर्जी के समय हमारे शरीर की रक्षा करेगा। तो ये कैसे रक्षा करेगा? पहला प्रश्न तो हम आपसे यही पूछेंगे कि एलर्जी होता कैसे है, ये किस प्रकार से एलर्जी हो गया। तो गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। ये एलर्जी हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की रासायन की रिलीज होने से नहीं होता है। जब तक किसी बाहरी चीज का प्रवेश हमारे शरीर में नहीं होगा, कोई ऐसा केमिकल्स या कोई ऐसी चीज जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है,
अब वो क्या करेगा, वो हार्मफुल चीज जाएगा लीवर के पास, वो पहुंचेगा लीवर के पास, और वो जैसे ही लीवर के पास पहुंचेगा लीवर तुरंत स्टिमुलेट हो जाएगा, लीवर उत्तेजित होगा और उत्तेजित होकर एक रसायन निकालेगा जिस रसायन को हम कहते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन, ये हिस्टामिन को निकालेगा। तो हिस्टामिन एक ऐसा रसायन है जो हमारे लीवर के द्वारा निकला आता है, जो लीवर में बनता है। ये कब निकालेगा, जब कोई बेकार चीज, ऐसी चीज जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसका प्रवेश अगर हमारे शरीर के अंदर हो गया, तो जैसे ही अंदर आएगा वह जो है जाएगा हमारे लीवर के पास, और लीवर के पास जैसे ही जाएगा तो लीवर एक रसायन निकालना शुरू करेगा जिस रसायन को हम कहते हैं हिस्टामिन। उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टामिन। अब ये हिस्टामिन जब ज्यादा मात्रा में निकलना शुरू करेगा, मतलब हिस्टामिन जब निकलने लगेगा तो निकलते समय ये क्या करेगा, हमारी स्किन पर सबसे पहले खुजली शुरू करेगा, खुजली शुरू करेगा, उसके बाद लाल रंग के स्पॉट निकल आएंगे, लाल लाल करके धब्बे निकल पाएंगे और उसमें काफ़ी जलन होगा, काफ़ी खुजली होगा। तो इसी बीमारी को हम कहते हैं एलर्जी का होना। तो ये एलर्जी जो हुआ वो किसके कारण हुआ, हिस्टामिन के चलते हुआ। वह किस रसायन के श्रवण से हुआ, हिस्टामिन से हुआ। तो डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिस्टामिन रसायन को रिलीज करने वाला अंग कौन है, हिस्टामिन रसायन कौन सा अंग निकालता है, क्या बताएंगे, लीवर। अगर ये कहा जाए कि एलर्जी किस रसायन के चलते होता है, किस रसायन के निकलने से होता है, क्या बताएंगे हम, हिस्टामिन के चलते होता है। अब देखिए, जब एलर्जी हो जाती है तो आप सुने होंगे कि एलर्जी की एक बहुत ही सामान्य दवा है एविल। एविल एक बहुत ही सामान्य दवा है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब एविल जैसे ही हम खाएंगे, ये एविल जाएगा हमारे लीवर के पास, और लीवर के पास जाकर लीवर की जो सेल जो हिस्टामिन बना रही थी उस सेल को यह ब्लॉक कर देगा, उस सेल को यह ब्लॉक करेगा, और जैसे ही ब्लॉक करेगा हिस्टामिन रसायन का निकलना बंद हो जाएगा। जब हिस्टामिन रसायन का निकलना बंद हो जाएगा तो शरीर पर खुजली या दाने जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होने लगेंगे, और इस प्रकार से हमारी एलर्जी समाप्त हो जाती है। दूसरी बड़ी बात कि जो एविल है वह एविल पहुंचेगा ब्लड की WBC के पास, ब्लड के WBC के पास, और WBC के पास पहुंचकर वह बेसोफिल्स को स्टिमुलेट करेगा, बेसोफिल्स को निकालना शुरू करेगा, और जैसे ही बेसोफिल्स निकलना शुरू करेगा वह इस हिस्टामिन रसायन को काट देगा, उसको खा जाएगा या उसको हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, उसको हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। इस प्रकार से वह एंटी हिस्टामिन निकालने का काम करेगा, कौन उस समय, वेसोफिल्स, और एंटी हिस्टामिन बनाकर हिस्टामिन के प्रभाव को कम करेगा जिससे एलर्जी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये एलर्जी के समय हमारे बॉडी की रक्षा करता है। अब देखिए न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, तो जो हमारे शरीर में हार्मफुल बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, अगर ये हार्मफुल जीवाणु हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं तो न्यूट्रोफिल्स के कण निकलकर उस बैक्टीरिया को मार देने का काम करते हैं, उससे फाइट करते हैं, और फाइट करके उस बैक्टीरिया को समाप्त करते हैं जिससे हमारी बॉडी की रक्षा होती है। तो जो बैक्टीरियल डिजीज होता है और जो उसके कारक है बैक्टीरिया, जिसके चलते हमारे शरीर में बैक्टीरियल डिजीज होता है, उस बैक्टीरियल डिजीज के बैक्टीरिया को मारने का काम करता है कौन, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अब इसिनोफिल्स क्या करता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो वायरस और प्रोटोजोआ यानी परजीवी, इसके चलते जो बीमारी होती है, वायरस के चलते और प्रोटोजोआ के चलते, इस दोनों ही प्रकार की बीमारियों को कराने वाले कारकों से फाइट करता है कौन, इसिनोफिल्स का कण, इसिनोफिल्स का कण। और ये जो है पूरी तरह से वायरस और प्रोटोजोआ को समाप्त कर हमारे शरीर की रक्षा करता है। लेकिन किसी भी कारण से ये कण अगर कम निकलते हैं या ये कमजोर होते हैं तो बीमारी उस समय हमारे शरीर पर हावी हो जाता है। अब यहां पर देखिए मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये दोनों कण क्या करते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये दोनों कण क्या करते हैं, तो इस दोनों का काम एक ही होता है, इस दोनों का काम एक ही होता है। ये दोनों क्या करते हैं, तो हमारे बॉडी में एडवांस लेवल बनाते हैं, एडवांस लेवल बनाते हैं, एडवांस लेवल, और ये किसके लिए बनाते हैं, फ्यूचर के लिए, ये फ्यूचर के लिए बनाते हैं। किस प्रकार से, किस प्रकार से, तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को।
आप बचपन में मलेरिया की खुराक लिए होंगे, टीका उसका लिए होंगे, आप खसरा का टीका लिए होंगे, आप टीबी का टीका लिए होंगे। इस प्रकार से बहुत सारे टीके ऐसे दिए जाते हैं जो बीमारियों से हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब टीका दे दिया गया तो टीका देते समय वह ड्रग्स होता है जो आपके शरीर के अंदर गया, चाहे वो सुई के माध्यम से दिया जाए या फिर हम उसको ड्रप के माध्यम से दें, जब वो दिया जाता है तो वह हमारे WBC सेल के पास पहुंचता है। और जब WBC सेल के पास पहुंचेगा तो ये दोनों के दोनों जो हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए एक सेल तैयार कर देंगे, आगे के लिए, भविष्य के लिए एक सेल बनाएंगे, जिस सेल को हम कहते हैं मेमोरी सेल। इसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी सेल। तो ये फ्यूचर के लिए मेमोरी सेल बनाने का काम करता है कौन, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब ये मेमोरी सेल क्यों बनाया और इसका क्या मतलब होता है, इसको जरा समझिए। तो मान लेते हैं कि आपने पोलियो की ड्रॉप ली, आपको पोलियो बीमारी कभी नहीं होगा, लेकिन किसी समय आपके शरीर पर पोलियो वाले वायरस आपके बॉडी में प्रवेश कर गए, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि ये पोलियो वाले वायरस आपके बॉडी में कब प्रवेश कर गए। लेकिन जब ये प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर को पोलियो की बीमारी देंगे, बट वहाँ पर देखिए क्या होगा, ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो मेमोरी सेल बनाए थे, इस मेमोरी सेल को इस बात को याद है कि हमने एक ड्रग लिया था इसी बीमारी के खिलाफ, पोलियो के खिलाफ। अब ये मेमोरी सेल तुरंत एक्टिव होंगे और तुरंत एक्टिव होकर पोलियो के वायरस से लड़ने का काम करेंगे, पोलियो के वायरस से लड़ेंगे और उनको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से यह फ्यूचर के लिए हमारे लिए काम करता है, यह एडवांस लेवल को तैयार करता है कौन, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। तो यहां से देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे ब्लड में कौन सा ऐसा कण है जो मेमोरी सेल को बनाता है। मेमोरी सेल को कौन बनाता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये मेमोरी सेल का यूज क्या है, भविष्य में होने वाली किसी बीमारी जिसका टीका हमने पहले से ले लिया है, वैसी बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, वैसी बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। अब देखिए WBC के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, WBC के चलते कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। यदि WBC के कण बढ़ जाएं या WBC के कण घट जाएं तो उससे कौन कौन सी बीमारी हमारे बॉडी में हो सकती हैं। यदि WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा घट गया, काफ़ी डिक्रीज कर गया, तो इस बीमारी को डॉक्टर नाम देते हैं ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया। अब देखिए इस बीमारी में क्या होगा, क्योंकि WBC सेल हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं, वो हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर इन्हीं की संख्या कम हो गई तो निश्चित है कि कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी प्रोटोजोआ हमारे शरीर पर हावी होगा और हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा। और इसी स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, ल्यूकोपेनिया। इसी स्टेज को हम नाम देते हैं ल्यूकोपेनिया, यानी कि कई प्रकार की बीमारी हो जाती है, कई प्रकार की बीमारी, बहुत सारी बीमारी इसमें होती है। मेनी डिजीज हम कह सकते हैं, मेनी डिजीज बहुत सारी बीमारी। अब देखिए यहाँ पर यदि WBC की मात्रा काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया, WBC की मात्रा अगर काफ़ी बढ़ गया तो इससे देखिए कौन सी बीमारी होती है, इससे बीमारी होती है ल्यूकेमेनिया, ल्यूकेमिया, इससे बीमारी होती है ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया क्या है, तो इसमें क्या होता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न जाएगा कि WBC एक ऐसे सेल हैं जो हमारी बॉडी की रक्षा करने का काम करते हैं, तो ये सर घट गया तब तो खैर बीमारी बहुत सारी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, यहाँ पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन WBC की मात्रा जब बढ़ जाए तब भी बीमारी होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है। क्योंकि WBC के अगर सेल बढ़ते हैं तो और ज़्यादा बीमारियों से फाइट करेंगे, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम और मजबूत हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ब्लड कैंसर हो जाएगा।
जी हाँ, ब्लड कैंसर होगा। ये इसी स्टेज को, जब ब्लड कैंसर होता है तो इस स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, ल्यूकेमिया। और ये कब होता है, जब WBC की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। इससे आपको पता है कि WBC के सेल जो होते हैं 1000 में होते हैं, लेकिन ये बढ़कर अगर लाख 1.5 लाख हो जाए, काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो उस परिस्थिति में हमें ल्यूकेमिया बीमारी हो सकती है और ये ब्लड कैंसर कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। अब ये होगा कैसे, यही समझना है कि ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैसे ये संभव है। आप जानते हैं सेल के बारे में, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और इस सेल के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम सेल का ही एक पार्ट होता है। और आप लाइसोसोम के बारे में जानते हैं कि इस लाइसोसोम को कहता है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं इसको आत्महत्या की थैली, तो ध्यान रखिएगा, इस लाइसोसोम का जो आकार होता है वह एक बैग की भांति होता है, बैग की तरह होता है, थैली की तरह होता है। और उस बैग के अंदर रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब देखिए क्या होता है, इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का पीएच अगर देखा जाए तो पीएच होता है 4 से 4.5, 4 से 4.5। और आप जानते हैं कि पीएच स्केल पर अगर किसी वस्तु की सांद्रता 7 से कम होगी तो वह किस गुण को दिखाएगा, एसिडिटी गुण को दिखाएगा। वह एसिडिटी गुण को दिखाएगा, यानी अम्लीयता के गुण को दिखाएगा। अब देखिए होगा क्या, कैसे इसको प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा कि WBC की मात्रा क्या हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है। WBC की मात्रा क्या होती है इस बीमारी में, ब्लड कैंसर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है। और WBC स्वयं क्या है, सेल। WBC स्वयं क्या है, सेल है। अब होता क्या है कि जब WBC एक सेल है और ये सेल काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा तो निश्चित है कि इसके अंदर जो लाइसोसोम होगा वो लाइसोसोम भी बढ़ेगा। जितने ज़्यादा सेल रहेंगे WBC के उतने लाइसोसोम अधिक रहेंगे, और जितना लाइसोसोम अधिक रहेगा उतना ही उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी अधिक रहेगा, एंजाइम अधिक रहेगा। और ये एंजाइम 4 से 4.5 के बीच में होता है। अब जितना ज़्यादा एंजाइम रहेगा उसमें उतना ही जो है एसिड भी अधिक रहेगा, एसिड अधिक रहेगा। अब इतना ज़्यादा एसिड हो जाता है इस थैले के अंदर, इतना अधिक एसिड हो जाता है कि ये थैला फट जाता है, ये थैला फट जाता है। और जैसे ही ये थैला फटेगा ये अपने आप को ही गला लेगा, ये संपूर्ण कोशिका के सारे पार्ट को गला देगा, ये संपूर्ण कोशिका को ही मार डालेगा। कोशिका के अंदर अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, गोल्गी काय हो, सारे पार्ट को ये गला कर रख देगा, यानी पूरे कोशिका को ही नष्ट कर देता है। क्योंकि इतना ज़्यादा इसका एसिडिक गुण होता है कि इतने अधिक एसिडिक गुण में सेल का कोई भी पार्ट जीवित नहीं रह पाएगा। यह संपूर्ण कोशिका को ही गला देता है, अपने आप को ही मार लेता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और अब देखिए क्या होगा, जब ये सेल मरेंगे, जब ये सेल मरेंगे तो सेल मरने के बाद, चूंकि ये तो ब्लड में होता है, WBC किस में होता है, ब्लड में होता है, तो जब ये सेल मरा तो सेल ये मरने के बाद क्या होगा, धीरे 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 इकट्ठा होना शुरू करेगा। और जब ये इकट्ठा होगा तो प्राइमरी स्टेज में जब कैंसर की बात आती है उसमें जो ब्लड होता है धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। और सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है कि वह गाढ़ा होकर कहीं कहीं जम जाता है, क्लस्टर बन जाता है, और जम करके वो गांठ का रूप धारण कर लेता है। और इसी बीमारी को डॉक्टर कहते हैं कि अब आपको ब्लड कैंसर हो गया है, अब आपको ब्लड कैंसर हो गया है। तो ज़्यादा WBC की मात्रा बढ़ने से भी घाटा है। अब जो है एक और बीमारी के मैं बारे में बता दूं कि WBC की मात्रा में जब कमी होगी तो WBC की मात्रा में कमी होने से एड्स के बारे में आप रिलेशन सुने होंगे। लेकिन याद रखिएगा WBC की मात्रा में कमी होने से एड्स नहीं होता है, एड्स होने से WBC की मात्रा में कमी होता है। ये भूल कर भी नहीं कहेंगे। आप जैसे सुनते होंगे प्लेटलेट्स, कि जब
डेंगू होता है तो डेंगू होते समय प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है। ये आप कभी भी नहीं कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स जो है कम हुआ तो डेंगू रोग हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। डेंगू होने के बाद प्लेटलेट्स में कमी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से एड्स होने के बाद WBC के सेल कम हो जाएंगे। इसलिए कम हो जाएंगे क्योंकि एड्स होने के समय WBC पर ही एड्स के वायरस का अटैक होता है और वह WBC को ही खाने का काम करता है। तो एड्स के बारे में संबंधित जानकारी हम अगले क्लास में, इसी पार्ट का अगला वीडियो जब मैं लाऊंगा, चौथा पार्ट, तो वहां पर मैं आपको जानकारी दूंगा। तब तक हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।